तो ये जो अक्षांश रेखाएं हैं इसे हम इंग्लिश में कहते हैं लेटीट्यूड। लेटीट्यूड यानी लेटी हुई रेखा और देशांतर को कहते हैं लॉन्गिट्यूड यानी खड़ी रेखा। तो ये दो रेखाएं हैं, इसे हम अक्षांश और इसे हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब अक्षांश रेखा को हम लोग क्या कह सकते हैं? अक्षांश रेखा को हम लोग कहते हैं समानांतर रेखा, क्योंकि ये देखिए सीधी है और ये खड़ी रेखा है तो इसे हम याम्योत्तर रेखा कह सकते हैं, याम्योत्तर रेखा। ठीक है, तो ये जो रेखाएं हैं ये पृथ्वी पे, ग्लोब पे आप देख सकते हैं, जो ग्लोब होता है ये क्या है, पृथ्वी पे नहीं खींची गई है, ये एक काल्पनिक रेखा होती है। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और इस पे हम अपने सहूलियत के लिए क्या करते हैं, काल्पनिक रेखाएं खींचा है हमने, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए हमने यहाँ पे ये 0 डिग्री मान लीजिए, ठीक है, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री ये क्या है, अक्षांश है, अक्षांश है और इसे हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा कहते हैं इसे हम। और इसे ही हम लोग भूमध्य, भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। तो इसके दो दो नाम है और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, इक्वेटर, इक्वेटर। तो आप लोग जान लीजिए 0 डिग्री को ही इक्वेटर कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं और भूमध्य रेखा कहते हैं। तो ये तीनों नाम इसी के हैं, 0 डिग्री के। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है आपको पता है? आजकल तो गूगल मैप चलाते हैं आप लोग, और हेलीकॉप्टर, जो हेलीकॉप्टर होती है उसकी, जहां भी हेलीकॉप्टर लैंड करती है उसके लिए एक हेलीपैड बनाया जाता है और हेलीकॉप्टर नीचे लैंड करती है जब हमारे वीवीआईपी लोग आते हैं या फिर जिसके पास हेलीकॉप्टर पे बैठने की सहूलियत है, तो वहाँ हेलीपैड पे, हेलीपैड क्यों बनाया जाता है? किसी भी, कहीं भी समतल जमीन है वहाँ हेलीपैड बन गया, थोड़ा सा स्पेस हो जहाँ भीड़ भाड़ वाली एरिया ना हो। आप देखते हैं खुले मैदानों में हेलीपैड बनाया जाता है। तो ये बनाया क्यों जाता है? हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर जब उतरती है तो क्यों बनाया जाता है? ये यहाँ पर हम लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड लेते हैं और उस हेलीकॉप्टर को ये बताना पड़ता है कि हेलीपैड इस लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पे बना है और हेलीकॉप्टर वहां लैंड करती है। और आजकल तो गूगल मैप पे भी आप जहाँ चाहे वहां अपने एग्जाम सेंटर तक मैप में डाल देते हैं और वहां पे पहुंच जाते हैं। तो ये सब क्यों संभव हो सका है? लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड रेखाओं के बारे में जानकारी से ही ये तो सब संभव हुआ है। तो देखिए ये 0 डिग्री है, ठीक है। अब इसी तरीके से ये है हमारा ध्रुव, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, ठीक है। यानी ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक अक्षांश है, यहाँ पे भी एक अक्षांश है, सबसे लास्ट वाली बिंदु, और ये 0 डिग्री है। अब इसी तरीके से ये पूरा देखिए ऐसे ऐसे अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं पृथ्वी पर, ठीक है, और फिर ऐसे नीचे खींची गई हैं रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। तो ये जो 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री है, तो इससे ये जो नीचे आपको इतना दिख रहा है, कुल कितनी रेखा खींची गई है? 0 डिग्री को छोड़ करके कुल जो है 90 रेखाएं खींची गई हैं। यानी 90 कितना हुआ, 180 रेखा। यानी कुल 90 अक्षांश ऊपर है और 90 अक्षांश नीचे है। मतलब ये पूरा मिला के 90 और एक पूरा मिला के 90, सबसे लास्ट बिंदु यहाँ पे है और यहाँ पे है। अब ये जो 90 खींचे गए हैं, तो यानी कुल कितने अक्षांश खींचे गए हैं? अब आप जोड़िए, 90 ऊपर और 90 नीचे और ये बीच में का 0 डिग्री भी तो लेंगे, +1, यानी कुल 181 अक्षांश रेखाएं हैं। कितनी रेखाएं हैं? कुल 181 अक्षांश रेखाएं हैं। अब आपको बता दें, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ना,
ऐसे हैं, कटी हुई वृत्त के रूप में। जैसे आप एक बॉल लीजिए और उसको वैसे बीच से काट दीजिए, तो इस तरीके से आपको एक वृत्त नजर आएगा। तो ये जो रेखाएं हैं ना, ऐसे गोलाई में खींची गई हैं, तो ये वृत्त है, समझ लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से कुल कितने वृत्त हैं? इस तरीके से कुल 181 वृत्त नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो ये बिंदु है और ये बिंदु है, ये वृत्त नहीं है, मात्र एक बिंदु है। और बाकी यानी आप 100, और ये तो वृत्त है, सबसे बड़ा वृत्त है ये, क्योंकि ये 0 डिग्री है। उसके बाद पृथ्वी ऐसे है। तो आप जानते हैं, जो वृत्त की केंद्र से जो जीवा निकलती है, वो सबसे बड़ा होता है। जो ये त्रिज्या या जीवा जो भी कहते हैं निकलती है, ये सबसे बड़ी होती है। तो यानी 0 डिग्री है, सबसे बड़ा वृत्त है। और ये तो वृत्त बनेगा ही, लेकिन ये जो नॉर्थ और साउथ के जो दो बिंदु हैं, यहाँ पे वृत्त नहीं बनता है, मात्र एक बिंदु है। तो यानी 1 और 2, आप 181 में से 2 घटा दीजिए तो कुल 179 वृत्त, अक्षांश वृत्त है। कितने हैं? 179 अक्षांश वृत्त है हमारे पृथ्वी पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अक्षांश। अब ये जो अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, आपको पता है, एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं। यानी ये 0 डिग्री है, फिर 1 डिग्री ये है, फिर ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, 4 डिग्री, ऐसे करते 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 90 डिग्री तक खींचा गया है, एक एक डिग्री के अंतराल पे है। अब आपको हम बता दें, ये जो एक एक डिग्री के अंतराल पे है, इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच कितनी दूरी होती है? कितनी मतलब दूरी होती है पृथ्वी पे? क्योंकि पृथ्वी इतनी छोटी तो है नहीं जितना छोटा मैंने मैप बना दिया है। तो ये जो अक्षांश रेखाओं की ये जो बीच की दूरी है ना, ये है 111.13 किलोमीटर। तो आप 13 भूल जाइए, आप बस 111 किलोमीटर याद रखिए। दो अक्षांश रेखाओं के बीच 111 किलोमीटर का गैप होता है। अब केवल इतना ही नहीं होता है, हम आपको एक चीज और बताते हैं। ये जो दो अक्षांश रेखाएं हैं, ये तो आपको दिख रहा है 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, लेकिन क्या है, पृथ्वी ध्रुवों पर क्या है, चपटी है। ये जो ध्रुव पे है, चपटी है। और आपको पता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई भी है। कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री झुकाव है पृथ्वी का। ठीक है, इतना झुकी हुई है। और ये क्या है, ध्रुव पर चपटी है। तो ध्रुव पे चपटी है पृथ्वी, इसलिए ये थोड़ी सी दूरी बढ़ जाती है। लेकिन उससे आप भूल जाइए कि ध्रुव पर जो है चपटी है और थोड़ी सी दूरी बढ़ जाती है। आप 111 किलोमीटर याद रखिए। हाँ, जानकारी के लिए आप रख लीजिए कि हाँ, ध्रुव पर चपटी है और यहाँ पे थोड़ी सी दूरी बढ़ जाती है पृथ्वी की। अब आपको हम बता देते हैं, जो पृथ्वी का ये जो अक्षांश है, अब सारे अक्षांश तो आप याद नहीं रखेंगे कि 1 डिग्री अक्षांश है, 2 डिग्री अक्षांश है, 3 डिग्री अक्षांश है, कितने सारे अक्षांश हैं। तो आपको कुछ खास खास अक्षांश रेखाएं, लेटीट्यूड रेखाएं याद तो रखनी पड़ेंगी। अब वो खास खास रेखाएं कौन सी हैं, ये भी अब हम जान लेते हैं। तो अभी मैं आपको एक वृत्त बनाती हूँ और उस पर अक्षांश रेखाएं खींचती हूँ, और इन अक्षांश रेखाओं का महत्व क्या है। अब देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारा 0 डिग्री है, ये तो आप याद ही रखिए। ये विषुवत रेखा है, 0 डिग्री, विषुवत या भूमध्य या इक्वेटर। अब ये तो 0 डिग्री है। अब इसके ऊपर का हिस्सा क्या है, नॉर्थ, उत्तरी गोलार्ध। क्या है? उत्तरी गोलार्ध है ये। और नीचे का क्या है, ये है दक्षिणी गोलार्ध। क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। अब ये जो रेखाएं खींची गई है ना, यहाँ पे एक है 23.5 डिग्री। इसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और नीचे भी 23.5 डिग्री पे है। अब ये 23.5 डिग्री इंपॉर्टेंट क्यों है? ये क्या है, मकर रेखा। इंपॉर्टेंट इसलिए है
पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री झुकी हुई है और सूर्य का जो है क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो उससे क्या होता है, दिन और रात होता है। अब दिन और रात होता है तो सूर्य क्या होता है, एक ऐसा टाइम आता है कि जब सूरज क्या होता है, लंबवत होता है। वो लंबवत उत्तरी गोलार्ध में जब आता है तो वो जब कर्क रेखा पर आता है तब ये सूर्य लंबवत होता है और जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। और जब वो सूर्य दक्षिणायन होता है, आपको पता है कि सूर्य उत्तरायण हो गया, दक्षिणायन हो गया, तो जब दक्षिणायन होता है तो वो मकर रेखा पे जब उसकी लंबवत होता है 23.5 डिग्री पर, ठीक है। अब आपको यहाँ बता दें, ये जो 0 डिग्री है और 0 डिग्री के ऊपर है उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे है दक्षिणी गोलार्ध। अब इसके ऊपर है 66.5 डिग्री, कितना, 66.5 डिग्री, और नीचे भी है कितना, 66.1.2 डिग्री, ठीक है। 66.5 डिग्री नीचे और 66.5 डिग्री ऊपर। अब इसका क्या महत्व है, यहाँ पर आपको पता है क्या है, आर्कटिक रेखा, क्या है, आर्कटिक रेखा। और यहाँ पे क्या है, अंटार्कटिक रेखा, क्या है, अंटार्कटिक रेखा, ठीक है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है दोनों, आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा। अब हम आपको क्या कहें, ये देखिए जब सूर्य की किरणें यहाँ लंबवत पड़ती हैं और एक बार यहाँ लंबवत पड़ती हैं, यानी जब यहाँ लंबवत पड़ेंगी तो यहाँ पे दिन होगा कितना, 6 महीने का। कहते हैं ना ध्रुव पे 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है, और यहाँ पर रात होगा कितने का, 6 माह का रात। जब यहाँ पे दिन होगा तो यहाँ पे रात होगा, और जब यहाँ पे रात होगा तो यहाँ पे दिन होगा, ठीक है। तो यानी ये जो हिस्सा है ध्रुव का, 6 महीना दिन और 6 महीना रात, क्योंकि सूरज की किरणें यहाँ पे पड़ती नहीं है। जब वो सूर्य यहाँ पे लंबवत होगी तो यहाँ पे किरणें पड़ेंगी, और जब यहाँ पे लंबवत होंगी तो यहाँ पे किरणें पड़ेंगी। अब देखिए आपको हम एक और फैक्ट बताते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है, अच्छा रेखाओं से रिलेटेड। अब वो क्या चीज है, देखिए सूरज, पृथ्वी तो घूमती रहती है अपने अक्ष पे और दिन रात होता रहता है, और अक्ष पे घूमने के साथ साथ वो सूर्य का चक्कर भी लगाती है। तो ये जो हमारी पृथ्वी है सूरज का चक्कर लगा रही है, तो आपको पता है जब वो सूर्य यहाँ पे होता है 0 डिग्री पे, पता है यहाँ पे 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे का रात होता है, ठीक है। यहाँ पे यानी जो भूमध्य रेखा पे होता है दिन और रात बराबर होता है। और हम आपको ये बता दें, जब सूर्य उत्तरायण होता है यानी सूर्य की किरणें ऊपर पड़ती हैं, तो अब देखिए जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, ये देखिए दूरी कम होती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दिन और रात में अंतर आएगा, यानी जब ये सूर्य ऊपर होगा तो यहाँ पे दिन ज्यादा होगा और रात कम होगा, क्योंकि सूर्य की किरणें इधर पड़ रही हैं। तो कहते हैं ना हमारे यहाँ पे 25 दिसंबर के बाद दिन बड़ा होने लगता है, और जून सितंबर के बाद कम होने लगता है। तो यानी जब सूर्य इधर होता है उत्तरायण, तो क्या होता है, दिन बड़ा होगा, दिन बड़ा होगा और रात क्या होगी, छोटी होगी। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसमें अंतराल आता जाएगा। जैसे यहाँ 12 घंटे का दिन हो रहा है तो यहाँ पे 14 घंटे का दिन होगा, यहाँ पे 16 घंटे का दिन होगा, और यहाँ पे 18 घंटे का दिन होगा। तभी तो ध्रुव पे पूरे 6 महीने तक दिन ही दिन रहता है। और ये नीचे अब आइए, तब क्या होगा, रात इधर बड़ी होगी क्योंकि सूर्य की किरणें इधर पड़ रही हैं, और यहाँ पे क्या होंगी, रात, यहाँ पे 12 घंटे का रात है तो यहाँ 14 घंटे का रात होगा, यहाँ 16 घंटे का रात होगा, यहाँ 18 घंटे का रात होगा, फिर यहाँ 24 24 घंटे, यानी ये पूरे 6 महीने तक रात ही रात होगा। और उसी तरीके से जब सूर्य की किरणें दक्षिणायन आएंगी तो फिर क्या होगी, यहाँ पे दिन ज्यादा होगा और रात छोटा, और यहाँ पे जो है रात होगा ज्यादा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम
क्या जानेंगे? इतना तो हम लोगों ने जान लिया। अब आगे हम लोग देखते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में कुछ और फैक्ट है। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये जो रेखाएं होती हैं अक्षांश रेखाएं, ये और किस चीज का काम करती हैं? ये जलवायु परिवर्तन का भी काम करती हैं, जलवायु निर्धारक होती हैं ये अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। ठीक है, और आप देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है विषुवत रेखा पे, विषुवत रेखा पर वर्षा ज्यादा होती है, और यहाँ पे घने जंगल भी ज्यादा पाए जाते हैं। आप देखेंगे जो अमेजोन का जंगल है ये इसी रेंज में है। ठीक है, अमेजोन का जंगल इसी रेंज में पाएंगे, और यहाँ के जो वृक्ष होते हैं काफी मोटे मोटे और घने होते हैं, और जहरीले सांप भी तो इसी जंगल में पाए जाते हैं। और ये जो ब्राजील का जंगल है ना, अमेजोन जहाँ पे है, ये विषुवत रेखा पे ही तो है। और इसके ऊपर क्या आता है? इसके ऊपर आता है उष्णकटिबंधी, जो हम लोगों का है भारत उष्णकटिबंधी, है ना। और उसके ऊपर क्या है? शीतोष्ण, शीतोष्ण। और उसके ऊपर क्या है? शीत। उसी तरीके से 0 डिग्री के जब इधर आएंगे तो ये उष्ण हो जाएगा कटिबंधी, और उसके नीचे हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधी और शीत कटिबंधी। तो वृक्षों में भी काफी अंतर आने लगता है। ठीक है, तो ये जलवायु निर्धारक का भी काम करती हैं। यहाँ विषुवत रेखा पे बारिश ज्यादा होती है। ठीक है, वैसे तो भारत के मेघालय के चेरापूंजी में बारिश ज्यादा होती है, और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, इतना आप लोगों ने समझ लिया है, तो अब हम आगे कुछ समझेंगे। कटिबंध क्या होता है? हमने कह दिया उष्ण कटिबंधी, शीतोष्ण कटिबंधी। तो जो दो अक्षांश रेखाओं के बीच जो हिस्सा होता है, जो भूमि होती है, उसे हम कटिबंध कहते हैं। तभी तो हम कह रहे हैं शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, इसीलिए हम कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, अभी तक तो हम अक्षांश जान रहे थे। अब ये देखिए, ये देशांतर रेखा है। क्या है? ये है देशांतर रेखा। ऐसे पृथ्वी पे 360 देशांतर रेखा, कितनी? कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, अब देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? ये समय निर्धारक का काम करती हैं। ये भी काल्पनिक रेखाएं हैं। और देशांतर रेखाओं 360 रेखाएं हैं। अब समस्या ये आ रही थी कि हम 0 डिग्री रेखा किसे माने। जैसे हमने विषुवत रेखा को तो 0 डिग्री अक्षांश मान लिया था। अब यहाँ पे देशांतर में ये था कि हम 0 डिग्री देशांतर किसे माने। ये लंबवत रेखा होती है। ठीक है, ये लंबवत रेखा होती है। तो फिर हम बैठक हुई सभी देशों की, और उसमें जो है एक रेखा 0 डिग्री माना गया। 0 डिग्री, इसे 0 डिग्री माना गया। अब ये 0 डिग्री पृथ्वी पे है कहाँ? ये 0 डिग्री है पृथ्वी के लंदन। कहाँ है? लंदन का एक ग्रीन विच जगह है, वहीं पे हम इसे 0 डिग्री मानते हैं। इसलिए इसे हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? 0 डिग्री को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। और ये पूरे विश्व का मानक समय रेखा है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं 24 घंटे, 24 बज जाते हैं, 16 बज जाते हैं, तो यहीं से वो लिया जाता है। ठीक है, और भारत हमारा किधर है? इधर है। अब देखिए, ये देशांतर रेखाएं हैं। अब ये हम पूरब में रहते हैं, तो 0 डिग्री के इधर जितने भी देश पड़ते हैं वे सब पूर्वी देशांतर में आते हैं। कहाँ? पूर्वी देशांतर में। और 0 डिग्री के इधर भी जितने देश आते हैं वो पश्चिमी देशांतर में आते हैं। आपने सुना होगा पूरब के देश, पश्चिम के देश, है ना। तो ये 0 डिग्री लंदन के ग्रीनविच में है। ठीक है, और हम है पूरब वासी, तो हमारा भारत यहाँ पूरब में है, और ये है 0 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, ये चीजें तो हो गई। ठीक है, ग्रीनविच रेखा भी हो गई। और अब सवाल ये है कि देशांतर रेखा भी खींच ली गई, काल्पनिक
और अक्षांश रेखा भी काल्पनिक खींच ली गई। तो कहीं ना कहीं ये पृथ्वी पे रेखाएं तो मिलेंगी ना। ये अक्षांश रेखा खींची गई 0 डिग्री, और ये देशांतर रेखा खींची गई 0 डिग्री। तो ये जो देशांतर रेखा है ना, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण। प्रत्येक देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाएं से मिलके 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है और 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये कहीं ना कहीं एक जगह मिलती है। और उस जगह का नाम बताइए क्या है? वो है अटलांटिक। अटलांटिक महासागर, यहीं पे ये बिंदु मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बताइए ये देशांतर रेखाएं मानक समय रेखा का काम कैसे करती हैं? तो हम आपको बता दें ये कुल कितनी है? 360 देशांतर रेखाएं हैं। ठीक, और पृथ्वी यानी पूरी पृथ्वी जो है क्या होती है? ये घूमती है 24 घंटे में। कितने घंटे में? 24 घंटे में 360 देशांतर रेखाएं इसकी घूम जाती हैं। यहाँ 0 डिग्री से शुरू होके और पूरे 360 डिग्री की पूरा कर लेती है। तो यानी वो एक देशांतर रेखा को कितने समय में पार करती है? तो कैसे आप जानेंगे? तो 360 में आप 24 का भाग दे दीजिए। 360 में कितने का भाग दीजिए? आप 24 का भाग दीजिए तो आपको मिलेगा 15 डिग्री। यानी वो एक देशांतर रेखा पार करने में 15 डिग्री, 15 डिग्री जो है एक देशांतर रेखा को पार करती है। ठीक है, हाँ। 15 डिग्री क्या है? ये 1 घंटे में, यानी 24 घंटे में 300 रेखाओं को पार करती है। तो यानी 1 घंटे में ये क्या करती है? 15 रेखाओं को पार करती है। अब 1 घंटे में 15 रेखा पार कर रही है, तो यानी वो 1 डिग्री कितने मिनट में पार करेगी? तो देखिए 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। और 60 को क्या कर दीजिए? 15 से भाग दे दीजिए, तो 15 चौका 60। यानी वो 1 डिग्री रेखा 4 मिनट में पार कर जाती है हमारी पृथ्वी। यानी जो एक देशांतर रेखा को पार करने में हमारी पृथ्वी को कितने मिनट लगते हैं? 4 मिनट लगते हैं। और 4 मिनट में पृथ्वी एक देशांतर रेखा को पार कर जाती है, और यहाँ पे हम लोग 4 मिनट बात करने में बर्बाद कर देते हैं। और पृथ्वी अपना काम करती रहती है, दिन रात होते रहते हैं। अब देखिए मानक समय रेखा क्या होता है। तो ये देखिए, तो पूरे विश्व के लिए जो लंदन का है 0 डिग्री ग्रीनविच पूरे विश्व के लिए है। और इसी तरीके से प्रत्येक देश जो है अपने अपने देश का मानक समय रेखा खींचती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से उनके देश में काफी समय में अंतराल हो जाता है। तो उसी तरीके से हमारे भारत में जो हमारा इंडिया है, समझ लीजिए ये जो हमारा इंडिया है, तो क्या है? इलाहाबाद के नैनी, ये मान लीजिए हमारा इलाहाबाद है यूपी का, और वहां पे एक नैनी जगह है। नैनी जगह, इलाहाबाद के नैनी जगह से जो है मानक समय रेखा खींचा गया है। नैनी के गोपीगंज से। कहा से? गोपीगंज से। तो ये मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पर, यानी ये 0 डिग्री है। और आप ऐसे ऐसे कई सारी रेखाएं खींचते हैं, मतलब 82, उसके बाद उसका आधा डिग्री, यहाँ तक आएंगे तो वो भारत का मानक समय रेखा है, इलाहाबाद के नैनी से गोपीगंज में। ठीक है, अब देखिए ये तो 0 डिग्री है और ये भारत है। तो सूरज कहाँ से निकलता है? पूरब से। तो दिन सबसे पहले कहाँ होगा? भारत में होगा, और ये 0 डिग्री है। यानी भारत का समय कितने घंटे आगे है इस ग्रीनविच से? कितने घंटे आगे है आपको पता है? अब आपको पता था कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी 4 मिनट लगाती है। तो आप सोचिए 82.5 डिग्री घूमने में पृथ्वी कितने मिनट लगाएगी? तो आप ना 82
को 82.5 को 4 से गुणा कर दीजिए, तो कितना आएगा? 82.5 को 4 से गुणा करने पे देखिए 4 दूना 8, 4 बटे 32 और ये 2 और जोड़ लीजिए आधा डिग्री में, 2 और यानी 330 मिनट। 330 मिनट आगे है। अब 330 मिनट को घंटे में बदलिए। 330 मिनट को अब घंटे में बदलेंगे, 60 से भाग दीजिए, तो ये आएगा आपका 6×5 = 30, यानी 5 घंटे 30 मिनट। हमारा भारत जो है ग्रीनविच से भारत का समय 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है हमारे भारत का समय। तो इस तरीके से हमारा भारत का समय आगे है। और ग्रीनविच 0 डिग्री रेखा है जिसे जीएमटी कहते हैं हम लोग। और भारत का जो मानक समय रेखा है उसे कहते हैं हम लोग क्या? आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, अब हम आपको एक और फैक्ट बताते हैं। हमारा भारत है, आप देखते हैं भारत, ये हमारा गुजरात है और ये हमारा कश्मीर है और ये देखिए हमारे पूर्वोत्तर का राज्य है और ये हमारा दक्षिणी राज्य है। अब यहाँ इलाहाबाद का नैनी है। अब भारत में आपको पता है ऑफिस का टाइम होता है कि हाँ चलो 10 बजे से ऑफिस है, 4 बजे तक का ऑफिस है। तो ऐसे में क्या होता है, सूरज यहाँ अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में, और अस्त कहाँ होता है? गुजरात में। मतलब हमारे भारत की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए सूरज यहाँ कब का निकला हुआ है और भारत का गुजरात यहाँ पर है और मानक समय रेखा यहाँ पर है। और आपको पता है ये जो पूरब है क्षेत्र काफी बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ तो सुबह पहले हो गई, लेकिन ऑफिस का टाइम क्या हो रहा है? 10 बजे, यानी यहाँ रात भी तो जल्दी होगी और यहाँ पे रात बाद में होगी। तो ऐसे में काम करने में ऑफिशियल टाइम में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पूर्वोत्तर के राज्य ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे भी एक मानक समय रेखा बना दिया जाए ताकि उनके ऑफिस वर्क में सहूलियत हो जाए और जो है उन्हें देर रात तक काम ना करना पड़े, क्योंकि यहाँ रात तो जल्दी हो जा रही है। लेकिन क्या यही इसकी समस्या का निस्तारण है कि आप एक मानक समय रेखा खींच दीजिए? आपको पता है रूस में ना, रूस, ये जो रूस का हिस्सा है, यहाँ पे आप देखेंगे चीन है और ये है रूस का हिस्सा हमारा। ठीक है, अब रूस का देखिए कितना बड़ा क्षेत्र है, विशाल क्षेत्र है। यहाँ पे साइबेरिया का क्षेत्र है, यहाँ तो जनता रहती भी नहीं है, साइबेरिया है यहाँ पे। यहाँ पे ज्यादातर रूस की जनता जो है इधर ही रहती है। इसमें पहले 11 टाइम जोन बनाया था रूस ने, अब 8 टाइम जोन हो गया है। तो उसी तरीके से मांगा जा रहा कि भारत में 2 टाइम जोन हो जाए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जिसमें अपने एक ही टाइम जोन है और वो रूस इतना लंबा है कि उसे 8 टाइम जोन बनाना पड़ा है। तो क्या समस्या का हल यही है कि एक टाइम जोन बनाया जाए? अब बताइए टाइम जोन बनाया भी जाए तो वो किस राज्य में बनेगा? आपको पता है ये जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है इसमें त्रिपुरा का क्षेत्र काफी बड़ा है। यहाँ असम है और ये त्रिपुरा का क्षेत्र है और उधर अरुणाचल प्रदेश है। तो अगर मानक समय रेखा खींची जाने की बात कभी होगी भी तो यहाँ त्रिपुरा में होगी, लेकिन अभी तो ऐसा कोई बात है नहीं। लेकिन क्या समस्या का यही हल है? नहीं, यहाँ पे आप ऑफिस का टाइम अलग फिक्स कर दीजिए, मानक समय रेखा खींची जाने की क्या बात है। तो ये सब फैक्ट है, सब बातें हैं। ठीक है, अब हम ये तो हम जान गए कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच के जगह को कटिबंध कहते हैं। अब आप हमें ये बताइए कि दो देशांतर रेखाओं के बीच के जो देशांतर रेखाएं खींची गई इनके बीच को क्या कहते हैं? तो इनके बीच को कहते हैं गौर। और जो देशांतर रेखाएं ये जो थी इनके बीच को कहते थे कटिबंध। ठीक है, और ये देशांतर है तो इसे गौर कहते हैं, गौर रेखा। ठीक है, तो अब हम आपको एक चीज और बताते हैं। एक चीज वो ये है
कि क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। अभी तो जो है कि ये 0 डिग्री है ग्रीनविच लंदन का, ठीक है। यहाँ पे बज रहे हैं 12, ठीक है, 12 बज रहे हैं। ये बताइए, ये पूरब है और ये पश्चिम है, ये पूर्वोत्तर, पूर्वी देशांतर और ये पश्चिमी देशांतर। तो यहाँ पे हम कहें कि 80, 18, 18 डिग्री पूरब यानी ईस्ट, क्या समय हो रहा होगा यहाँ पे, बता सकते हैं? कैसे निकालेंगे? देखिए, आपको पता है पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितने मिनट का समय ले रही है? 4 मिनट का। तो ये 18 डिग्री घूमने में कितने मिनट का समय लेगी? आप 18 से गुणा कर दीजिए। 18 चौका 72, 72। अब 72 मिनट, तो यानी 72 मिनट में कितने मिनट होंगे? 60 और 12, यानी 1 घंटा 12 मिनट। तो 12 में आप एक जोड़ दीजिए, 1 बजा, और 12 मिनट, तो 1 बज के 12 मिनट, यानी 18 डिग्री पर 1 बज के 12 मिनट हो रहे हैं, ठीक है। अब आपको हम और ये जो ग्रीनविच है ना 0 डिग्री, इसको हम यूनिवर्सल टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल टाइम कहते हैं। और इसे हम एक और नाम से जानते हैं, जूल टाइम। क्या? जूल टाइम के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये तो हो गई। अब ये 360 डिग्री जो बनी, अब बताइए, ये तो घंटे हो गए, तो 24 घंटे के बाद तो एक दिन होगा ना, 24 घंटे के बाद तो एक दिन ही होगा। तो वो दिन कहाँ से निर्धारित किया जाता है, यानी वो तिथि, पृथ्वी पे जो रेखाएं काल्पनिक खींची गई है, तो तिथि कहाँ से निर्धारित होती है? तो आप देखिए, ये लंदन का ग्रीनविच है 0 डिग्री। अब 0 डिग्री है तो इसके इधर 180 काल्पनिक रेखाएं हैं और इसके इधर 100 काल्पनिक रेखाएं हैं। और पृथ्वी हमारी क्या है? गोल है। तो ये जो रेखाएं 180 इधर खींचेंगे और 180 इधर खींचेंगे, तो वो कहीं ना कहीं जाके मिलेगी, यानी 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री इधर। तो अब देखिए, ये है हमारा लंदन, ठीक है, लंदन का ग्रीनविच, ठीक है। और ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप, और ये है हमारा, ये लंदन होते होते रूस उसका ये क्षेत्र है, ये चाइना का क्षेत्र है, और ये हमारा इंडिया का क्षेत्र है, और ये हमारा म्यांमार, बांग्लादेश, सिंगापुर का क्षेत्र है, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा हम ऐसे कर ले रहे हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे देखिए 180 डिग्री कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है, मतलब काल्पनिक रेखा है। फिर इधर का आप आइए, इधर इस क्षेत्र में क्या है? ये देखिए, इधर इस क्षेत्र में ऐसे है, ये उत्तरी अमेरिका, ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका है हमारा, और ये हमारा आ जाता है दक्षिणी अमेरिका, ठीक। ये ये उत्तरी अमेरिका हो गया, और ये हो गया दक्षिणी अमेरिका। क्या हुआ? उत्तरी अमेरिका, और ये हमारी दक्षिणी अमेरिका। और ये देखिए, ये है रूस, और ये लंदन का ग्रीनविच है, ग्रीनविच। अब ये रूस हम क्यों कह रहे हैं? रूस के बाद यहाँ पे एक हिस्सा पड़ता है साइबेरिया, साइबेरिया, ठीक है। और आपको हम बता दें, साइबेरिया, और ये क्या है? अलास्का। क्या है? अलास्का। और ये जो आपको हम बनाए हैं, यहाँ पे देखिए, ये है अलास्का। अब आप इन दोनों को जोड़िए, यानी ये अलास्का वाला हिस्सा यही है, 180 डिग्री इधर पूरा हुआ और 180 डिग्री यहाँ पूरा हुआ। तो ये जो 180 डिग्री है और इधर का 180, यही दोनों है 180 डिग्री, यही है 180 डिग्री। आपको पता है, ये जो अलास्का है ना, कभी ये रूस का हिस्सा हुआ करता था। रूस ने क्या किया? बेच दिया अमेरिका को कम दामों में, और आज पछतावा करता है कि अलास्का को बेचना नहीं चाहिए था, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। अब हम 180 डिग्री का नाम और जिक्र क्यों ले रहे हैं? आपको पता है, ये जो 180 डिग्री है ना, यहाँ पे है प्रशांत महासागर, और भी छोटे छोटे सागर हैं, लेकिन यहाँ पे है प्रशांत महासागर। और यहीं पे एक गर्त है, मरियाना गर्त, आपको पता है, वो सबसे
गहरा गर्त है वहां पे। तो आपको हम बता दें कि ये जो 180 डिग्री है ना, इस तो 100 इसी को तिथि रेखा माना गया। क्या है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तिथि मतलब क्या है कि अब यहाँ पे तो आते 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 क्या हो रहा है, एक दिन कंप्लीट हो जा रहा है और यहाँ से फिर एक नया टाइम स्टार्ट हो रहा है। यानी यहाँ पे अगर सोमवार है तो यहाँ पे रविवार होगा, ठीक है। और जैसे ही ये रेखा पार होगी फिर यहाँ पे आ जाएगा सोमवार, क्योंकि ये पूरब, सूरज पूरब से निकलता है तो सोमवार पहले पड़ेगा। और फिर ये जब अस्त होगा यहाँ पे आके सूरज, फिर ये रविवार क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, और ये सोमवार क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। अब आपको क्या लग रहा है, ये सीधी रेखा खींची गई है? नहीं, इसके बीच में जो है बहुत सारे देश पड़ते हैं, तो इसको ना ऐसे ऐसे करके 3 बार मोड़ा गया है। हम यहाँ पर डिलीट कर दे रहे हैं। ये जो 180 डिग्री है ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, यानी इसको 3 बार मोड़ा गया है सुविधा के लिए, सहूलियत के लिए। क्योंकि अगर इसे मोड़ा नहीं जाता ना, तो इसका कुछ हिस्सा इसमें आ जाता और इसका कुछ हिस्सा इसमें आ जाता, तो क्या होता, एक ही देश में 2 दिन होता है, एक ही दिन में, यानी सोमवार होता और यहाँ पे मंगलवार होता, तो ये सारी चीजें दिक्कत हो जाती। इसलिए इस रेखा को ऐसे मोड़ दिया गया है कल्पना के तौर पे कि एक देश में एक ही दिन हो, 2 दिन ना हो। और यहाँ पे संडे हो तो संडे ही हो, या ना कि यहाँ मंडे हो जाए और यहाँ पे संडे मंडे दोनों हो जाए। तो इसलिए ये जो है मानक तिथि रेखा है, ठीक है। और ये प्रशांत महासागर से होके गुजरती है। तो इस तिथि रेखा को कितने बार मोड़ा गया है? 3 बार मोड़ा गया है। तो आज हमने जाना अक्षांश और देशांतर को। तो अगर आपको पसंद आया हो सकता है आपको पसंद आया हो, काफी इजी मेथड से मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये विश्व भूगोल के अगले चैप्टर में हम मिलेंगे। थैंक यू।